कहते हैं प्यार अंधा होता है, जब किसी को हो जाए तो वो उसे और कुछ नहीं दिखता। क्या वाकई में प्यार करने वाले अंधे हो जाते हैं, जिसके कारण वह सही गलत का फैसला नहीं कर पाते और इंसानियत खोकर कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिससे इंसानियत शर्मसार हो जाती है और प्यार शब्द बदनाम हो जाता है। आज की कहानी ऐसी एक शादीशुदा जोड़ों के बारे में है जिसने प्यार के चलते अपने ही हंसते खेलते शादीशुदा जीवन को तबाह कर लिया। मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं क्राइम टेबल नंबर 99। हमारे नए साथियों से गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना ना भूलें ताकि हमारी इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। कहानी की शुरुआत होती है कानपुर के कोयला नगर से, जहां राजेश गौतम नाम का एक व्यक्ति रहा करता था जो पेशे से गवर्नमेंट टीचर था। साथ ही उसकी एक खूबसूरत पत्नी जिसका नाम उर्मिला था, जिसे वह प्यार से प्रीति बुलाता था, और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। राजेश की उस क्षेत्र पर काफ़ी अच्छी रेपुटेशन थी। वह टीचर के साथ साथ प्रॉपर्टी डीलर भी था और साथ ही एक करोड़पति व्यक्ति भी, क्योंकि उसके पास खाली 45 करोड़ की ज़मीन ही थी और 3 करोड़ के खुद के नाम पर बीमा। 4 नवंबर 2023 राजेश गौतम रोज़ की तरह सुबह 5:30 बजे स्वर्ण जयंती विहार इलाके साइड टहलने के लिए घर से निकले थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आज की सुबह उनकी आखिरी सुबह होगी। दरअसल पीछे से आ रही इको कार ने उन्हें जोर से टक्कर मारते हुए सामने बिजली के खंभे से जाकर टकरा गई, जिससे कार के दोनों टायर फट गए। कार चला रहे व्यक्ति ने जब यह देखा कि उसकी कार से एक व्यक्ति घायल हो गया है और लोग उसकी तरफ दौड़कर चले आ रहे हैं, तो वो वहां से तुरंत भाग खड़ा हुआ। लोगों ने तुरंत पुलिस को कॉल किया और राजेश को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया, लेकिन खून ज़्यादा निकलने की वजह से और कार के जोरदार टक्कर के कारण राजेश की मौत हो जाती है। पुलिस गाड़ी के मालिक की तलाश करना चालू कर देती है और बॉडी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ सामने नहीं आया, जिसके बाद बॉडी को घर वाले को सौंप देती है ताकि उसका अंतिम संस्कार कर सके। राजेश की मौत ने पूरे एरिया को झंझोड़ कर रख दिया था, क्योंकि करोड़पति व्यक्ति होने के साथ साथ उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। परिवार का भी बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि राजेश के छोटे छोटे बच्चे थे और उसकी पत्नी का रो रो के बुरा हाल हो चुका था। राजेश का एक भाई भी था जिसका नाम था ब्रह्मदीन गौतम। वह पुलिस से इस केस को सॉल्व करने की मांग करता है, लेकिन पुलिस इस केस को एक्सीडेंट का रूप देकर बंद करने की कोशिश करती है। इसी बीच राजेश गौतम का भतीजा कुलदीप, जो कि नेवी में तैनात था, उसे जब इस घटना के बारे में पता चला तो वो तुरंत छुट्टी लेकर आ जाता है। आने के बाद उसने अपने परिवार से पूछा कि यह घटना कैसे घट गई, तो उसके परिवार ने उसे सब कुछ शुरू से बताया। पूरी कहानी जानने के बाद भी उसके मन में एक शक था, इसलिए वो पुलिस से शुरू से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है और उस एरिया के सीसीटीवी फुटेज को भी चेक करने के लिए कहता है। हालांकि पुलिस एक बार पहले भी फुटेज चेक कर चुकी थी, जिसमें साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा था कि एक इको कार ने राजेश गौतम को टक्कर मार दी है और फिर वो पोल जाकर टकरा गई है। लेकिन कुलदीप के कहने पर एक बार पुलिस फिर से जांच करती है और इस एरिया के सारे सीसीटीवी फुटेज को दोबारा गौर से चेक करने के बाद उन्हें इस केस से रिलेटेड एक अहम सबूत मिला, जो पहले वो नज़रअंदाज कर रही थी। 4 नवंबर 2023 को राजेश गौतम सुबह 5:30 बजे टहलने निकलते हैं। तभी उनके पीछे से आ रही इको कार ने उन्हें जोर से टक्कर मारते हुए पोल पर जाकर टकरा गई। ड्राइवर उस गाड़ी से निकलकर पीछे से आ रही एक वैगनार पर बैठ गया और वहां से वो कार चली गई। सीसीटीवी फुटेज के द्वारा दोनों गाड़ी के नंबर को निकाल कर जब उसे चेक किया गया तो वह नंबर फेक निकला। यह देखने के बाद पुलिस को भी लग रहा था कि यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, इसलिए वह इस केस को शुरू से शुरू करते हैं। पुलिस राजेश के घर वालों से और उसके पड़ोसी से पूछताछ करती है। पूछताछ में सब लोग यही बताए कि वह अच्छा स्वभाव का इंसान था, उसकी किसी से दुश्मनी नहीं हो सकती है। लेकिन यह भी बताया कि राजेश और उसकी पत्नी उर्मिला के बीच कुछ महीनों से अनबन चल रही थी। पुलिस जब उसकी बीवी उर्मिला से झगड़े के कारण पूछती है तो उसने बताया कि उसका भतीजा कुलदीप उस पर लाइन मारता था और उसकी नज़र राजेश की प्रॉपर्टी पर थी, उसके सारे पैसे हथियाना चाहता था। जब यह बात उसने अपने पति को बताई तो वह उल्टा अपनी पत्नी को ही डांटने लगा, जिसके कारण उनके रिश्ते पर खटास आने लगी। लेकिन पुलिस को उर्मिला की बात सुनकर लग रहा था कि वह उनसे कुछ छुपा रही है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो राजेश का भतीजा कुलदीप इस केस को सॉल्व करने के पीछे इतना नहीं पड़ता। इसलिए पुलिस उर्मिला के पिछले 6 महीने की कॉल डिटेल निकालती है तो उसमें एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा था और इस नंबर से घटना वाले दिन भी बात हुई थी। यह नंबर शैलेंद्र सोनकर नाम के व्यक्ति का था। 29 नवंबर 2023 को पुलिस उर्मिला को हिरासत में लेकर शक्ति से पूछती है, तब वह अंदर से टूट जाती है और सारा सच बोल देती है, जिसे सुनने के बाद पुलिस भी हैरान हो जाती है।
दरअसल कहानी की शुरुआत होती है साल 2021 से। राजेश ने अलग अलग जगह पर प्रॉपर्टी खरीदी थी, जिसमें वह घर बनवाकर उसे किराए पर देकर पैसे कमाना चाहता था, ताकि आने वाले टाइम पर जब वह रिटायर हो तो उसकी इनकम का सोर्स बना रहे। लेकिन घर बनाने के लिए उसे एक आर्किटेक्चर इंजीनियर की ज़रूरत थी जो उस घर को बना सके। तभी उसकी मुलाकात शैलेंद्र सोनकर से होती है। शैलेंद्र इस काम के लिए हाँ कर देता है और वह अपना काम करना शुरू कर देता है। काम के चलते कभी पैसों के लिए तो कभी और किसी चीज़ के लिए शैलेंद्र का राजेश के घर आना जाना चालू हो जाता है। कभी कभी तो शैलेंद्र को राजेश से मिलने के लिए उसके घर पर 1 घंटा वेट करना पड़ता था। उस वक्त उसकी पत्नी घर पर अकेली रहती थी क्योंकि बच्चे भी स्कूल चले जाते थे। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे शैलेंद्र और उर्मिला दोस्त बन गए और अब शैलेंद्र ऐसे ही उर्मिला से मिलने घर चले आता था और यह मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई और दोनों एक दूसरे के साथ नाजायज संबंध बनाने लगे। यह बात जब राजेश को पता चली तो उसने शैलेंद्र को काम से निकाल दिया और उर्मिला को भी डांटता और उसका घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। लेकिन राजेश ये फैसला लेने में बहुत देर कर दी। तब तक उर्मिला और शैलेंद्र दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए थे। वह हर हद पार करने को तैयार थे। इसलिए साल 2022 में उर्मिला ने राजेश को जहर देकर मारने की कोशिश करी, लेकिन परिवार ने उसे सही टाइम पर अस्पताल पर एडमिट कर दिया, जिसके कारण उसकी जान बच गई और राजेश इस हादसे के बाद पहले से भी चौकन्ना हो गया था। वक्त बीतता गया। धीरे धीरे साल 2023 आ गया। उर्मिला ने एक बार फिर प्लान बनाया। इस प्लान में उसने अपने प्रेमी शैलेंद्र को भी शामिल कर लिया। प्लान के मुताबिक वह राजेश की मौत को एक रोड एक्सीडेंट के रूप देना चाहती थी, जिससे उसकी प्रॉपर्टी के साथ साथ राजेश के नाम का 3 करोड़ का बीमा की रकम भी मिल जाए। इसलिए उसने शैलेंद्र को प्लान बताया। शैलेंद्र ने अपने भाई विकास सोनकर को भी इस प्लान में शामिल कर लिया। दोनों ने मिलकर एक चौथे इंसान को इस प्लान में शामिल किया जो राजेश को मार सके। उर्मिला ने इस काम के लिए 4 लाख की सुपारी सुमित कठेरिया को दे दी। प्लान के मुताबिक 4 नवंबर 2023 को हर रोज की तरह राजेश सुबह टहलने निकलता है और यहाँ से उर्मिला ने शैलेंद्र को फ़ोन कर बता दिया कि शिकार आ रहा है। प्लान के मुताबिक शैलेंद्र ने राजेश को कार से जोर से टक्कर मारी, लेकिन शैलेंद्र की कार अपना संतुलन खो दी, जिसके कारण वो खंभे से जाकर टकरा गई और टायर फट गया। यह लोग इतने शातिर थे कि इन्होंने बैकअप प्लान बनाया था और उनका बैकअप प्लान था वैगनार, जो ठीक इको कार के पीछे आ रही थी। वो उस पर बैठकर वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। पुलिस ने उर्मिला, उसके प्रेमी शैलेंद्र और शैलेंद्र का भाई विकास को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सुमित अभी भी फरार था, जिसे पुलिस ढूंढ रही थी। जब यह बात लोगों को पता चली तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक करोड़पति महिला एक मिस्त्री के प्यार में अपने ही पति को मारने के लिए 4 लाख की सुपारी दे दी। प्रेमिका प्रेमी दोनों ही सलाखों के पीछे हैं, लेकिन अब उनके छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा, उनकी परवरिश कैसी होगी, इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आपका क्या मानना है, हमें ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे इसी तरह की एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, खुश रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।